स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू स्टीरियोकेमिस्ट्री एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी मैंने आपको बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर गुड फॉर SN1। ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो केटाइन एनायन दोनों को सॉल्वेट कर देंगे, प्रोडक्ट RDS स्टेप का सॉल्वेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस अगर आपको कहीं भी दिख जाए मतलब इट इज SN1। ये एक हिंट होता है आपके लिए। कभी कभी वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज, हमें पता नहीं चलता ये रिएक्शन SN1 से जा रहा है या SN2 से जा रहा है। तो आपके लिए हिंट है कि अगर आपने पहचान लिया कि सॉल्वोलिसिस हो रहा है तो वो हमेशा SN1 से होगा। नाउ व्हाट इज सॉल्वोलिसिस? सॉल्वोलिसिस मींस सॉल्वेंट प्लस लाइसिस। मतलब सॉल्वेंट जो है इस एल्काइल हैलाइड को तोड़े कार्बोकेटाइन और X नेगेटिव में। तो ये एक ऐसा केस होता है जिसमें सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल भी होता है, साथ साथ सॉल्वेंट भी होता है, वो डुअल काम कर रहा होता है। मतलब अगर जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन में मेरा न्यूक्लियोफाइल कुछ और है, सॉल्वेंट में वाटर लूंगी या फिर कुछ भी लूंगी, लेट्स से अल्कोहल लूंगी या कुछ लूंगी, है ना। बट अगर मैंने खाली एक इस तरीके से आप देखिए ब्रोमाइड लिया, अल्काइल ब्रोमाइड लिया और वाटर डाला, खाली वाटर H2O और कुछ नहीं डाला, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, साथ साथ वाटर एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है। और वाटर कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो मुझे SN1 के लिए चाहिए। तो मैंने अगर खाली वाटर डाला तो वाटर एज अ सॉल्वेंट भी बिहेव करेगा और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा। और सॉल्वेंट ये कौन सा है? पोलर प्रोटिक है, हेंस ये सॉल्वोलिसिस कराएगा और सॉल्वोलिसिस हमेशा किससे जाएगा? SN1 से जाएगा। Did you get the point? So this is the case of solvolysis where your solvent act as a nucleophile. Solvent act as a nucleophile. Now you will get SN1. That means you will get a carbocation and Br negative. तो पहले स्टेप में water as a solvent behave करेगा, इन दोनों को तोड़ के इन दोनों को स्टेबलाइज करेगा। और फिर दूसरे स्टेप में वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी होगा, स्टेबलाइज करने के दौरान इस पे अटैक भी कर जाएगा, ठीक। और आपको मिलेगा और अपना एक -H+ हटा देगा, H+ निकलेगा, ठीक। तो आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में द Br इज रिप्लेस्ड बाय OH बट बाय वाटर विच इज द सॉल्ट। चलिए अब लिखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 और इस केस को ध्यान में रखते हैं। देखिए पहली बार मुझे क्या पता है चलेगा, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है कि अगर कोई भी चीज़ प्लेनर होती है तो उसमें फ्रंट अटैक और बैक साइड अटैक होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे ये बना मेरे पास कार्बोकेटाइन एंड कार्बोकेटाइन एज वी नो इज ऑलवेज sp2। प्लेनर कार्बोकेटाइन है sp2। अब इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। और दोनों साइड से अटैक करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है? प्लेनर। तो अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो लेट्स से R बन रहा है, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो उसका एनांशियमन बनेगा S, है ना। तो हेंस यहाँ जो आपको मिलेगा वहां पर 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि R बने, सिमिलरली 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि S बने, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं हो सकता है कि फ्रंट अटैक, लेट्स एज्यूम कि अगर मुझे डेक्स्ट्रो दे रहा है तो बैक अटैक मुझे क्या दे देगा? लीवो। सो आई विल गेट अ इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो एंड हेंस आई कैन सेड आई विल गेट अ राइट। दैट मीन्स आई कैन से SN1 रिएक्शन ऑलवेज गो वाया रेसमाइजेशन, है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 में लिखेंगे SN1 रिएक्शन ऑलवेज गो वाया रेसमाइजेशन, ऑलवेज गो वाया रेसमाइजेशन।
That means the net product that you get is an optically inactive mixture of two optically active compounds, right? Because there is equal probability of nucleophile to attack from front side or back side. And therefore we get a racemic product. Is that clear? Any doubt? कौन कौन से मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें दो एनांशोमर्स के इक्वल मोलर मिक्सचर्स होंगे ना, मतलब दो कंपाउंड्स के इक्वल मोलर मिक्सचर होगा ना। इसकी किसकी बेटा? ये जो बना है ये तो मैंने विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाया है। हो सकता है ये वाला अगर R है तो एक जब पीछे से अटैक होगा तो S बनेगा, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो तेरा प्रोडक्ट होगा, है ना। तो मतलब ओवरऑल मैं ये जो बोलूँगी ये प्लस माइनस है, मतलब रेसमिक मिक्सचर है, डेक्स्ट्रोलीवो का मिक्सचर है ना। बट एज यूजुअल थिंग्स नेवर गो स्ट्रेट इन केमिस्ट्री। बट आदित्य सेज कि मैम रेसमाइजेशन नहीं होता है, एंड आई से ऐसा नहीं होता। There is no chance that you get 100% racemization. Racemization is always followed by inversion in SN1. अगर ये लिखा हुआ है कहाँ पे कहीं पे भी कि SN1 reaction gives 100% racemization, it is a false statement. SN1 कभी भी 100% racemization नहीं देता. You get some percentage of inverted product in SN1 as well. तो यहाँ पे लिखेंगे the most important thing in SN1 along with racemization some percentage of inverted product is formed. मतलब यहाँ पे भी इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन अकर्स इन SN1। अब ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से आपके पास एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है कि ये इन्वर्जन यहाँ पे कैसे होता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। Whatever you have to answer is only on the basis of first step because this is the RDS step of the reaction. मुझे इसी को ध्यान में रखना है। कार्बोकेटाइन भी इसी में बन रहा है, रेसमाइजेशन भी मैंने इसी कार्बोकेटाइन के बेसिस पे बताई, अब इन्वर्जन भी मैं इसी के बेसिस पे बताऊंगी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स से मेरे पास R1, R2, R3 और ये X है। ये अभी मेरा एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, पहले ही ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। अब मैंने इसमें क्या किया, वाटर डाला, प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी। तो पहले स्टेप में आरडीएस स्टेप में कार्बोकेटाइन मिल जाएगा विच इज प्लेनर। तो मैं ये सोचूंगी बेटा और X नेगेटिव निकल गया। और अभी तक मैं क्या सोच रही थी, मैं एक ही चीज पे फोकस कर रही थी कि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है तो फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों, हेंस आई कैन गेट टू कंपोनेंट्स इन द इक्वल मोलर रेशियो एंड गेट रेसमाइजेशन। नो डिनायल, फाइन, गुड। बट द पॉइंट इज कि X नेगेटिव को कैसे भूल गए। X नेगेटिव निकला ना, अब ये X नेगेटिव निकल के कहाँ गया, दैट्स अ क्वेश्चन। अगर X नेगेटिव निकल के इस कार्बोकेटाइन के पास ही रहा, मतलब हाँ इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है बट ये इसके पास है, लेट्स से अगर इसके ये क्लोज है, देन ये वाला अटैक तो रुक गया ना क्योंकि X नेगेटिव है। तो अटैक सिर्फ कहाँ से होगा, बैक साइड से। और अगर बैक साइड से अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो इसका मतलब ये है कि हाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन कितना स्ट्रांगली हुआ है, दोबारा से पैचअप तो नहीं हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट। नो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, इन दोनों को सेपरेट करने के पीछे कारण क्या था। इन दोनों को सेपरेट करने के पीछे कारण था ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कह रहा था भाई मैं तेरे को भी स्टेबलाइज करूंगा, मैं तेरे को भी स्टेबलाइज करूंगा, तुझे भी प्रॉब्लम नहीं, तुझे भी प्रॉब्लम नहीं, कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन रहा है, यू विल बी हैप्पी अलोन। तो इफ द सॉल्वेंट इज हाईली पोलर तो वह इसको भी काफी अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, इसको भी काफी अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, दोनों एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे। ये X नेगेटिव इस कार्बोकेटाइन की विसिनिटी में नहीं रहेगा, रेसमाइजेशन ही होगा। लेकिन
अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम हो गई तो इफेक्ट स्टेबलाइजेशन पे कार्बोकेटाइन के और एक्स नेगेटिव के फर्क पड़ेगा, दोनों बहुत अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होंगे, हेंस दोनों एक दूसरे की विसिनिटी में रह सकते हैं। तो बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में, बट ये कैटायन और एनायन है तो ऑपोजिट चार्जेस दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पास आ सकते हैं और पास अगर आएंगे तो ये वाला अटैक रुक जाएगा, सिर्फ बैक साइड अटैक ही होगा, यू कैन गेट इन्वर्जन। तो एक फैक्टर ये है कि इन्वर्जन किस चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनेंगे, परसेंटेज इन्वर्जन किस चीज पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट में उतना ज्यादा ये दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो रेशमाइजेशन होगा, समझ रहे हैं, और जितनी कम पोलैरिटी होगी उतना ये पास रहेंगे, पास रहेंगे तो इन्वर्जन होगा। मतलब पोलैरिटी से इन्वर्जन का क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स। तो परसेंटेज इन्वर्जन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोली, हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बात हटाओ, क्या क्या मैं तो हुई बेवकूफ, छोड़ो तुम अपनी बात करो। तो अगर ये दोनों सेपरेट हुए हैं तो ये इन दोनों की विलिंगनेस है, तो सेपरेट होने के पीछे का कारण क्या होगा कि तेरे बिना भी मैं खुश हूं, यही तो कारण होगा, और क्या कारण हो सकता। तो अगर ये इसके बिना बहुत खुश है, मतलब कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है, तो उसे एक्स नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, वो कहेगा गेट लॉस्ट, वो इतना दूर हो गया कि उसकी विसिनिटी से बहुत ही दूर चला गया, हेंस रेशमाइजेशन वुड बी देयर। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल उतनी ज्यादा रेशमाइजेशन, कार्बोकेटाइन जितना अनस्टेबल उतना वो कहेगा कि तू दूर तो हो गया बट रुक जा, तू यहीं पे रहे अभी जरा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यू आर माय सेकंड ऑप्शन, यू जस्ट बी हियर। तो वो उसको पास ही रखेगा, दूर हो चुका है बट उसके पास ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से भी इन्वर्जन क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड। और किससे रिलेट कर सकते हैं, इससे रिलेट करा, इससे रिलेट करा, इसको क्यों भूल गए। एक्स नेगेटिव क्या है, लिविंग ग्रुप। हो सकता है कार्बोकेटाइन अच्छा ना बन रहा पर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो, वो कहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल लीव, आई एम मेड फॉर लिविंग, लिविंग ग्रुप मतलब आई एम मेड फॉर लिविंग, मैं तो निकल ही जाऊंगा। तो अगर लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है तो ये चलता बनेगा, ये चलता बनेगा, इसे कार्बोकेटाइन की जरूरत नहीं है, कार्बोकेटाइन प्लेनर रह जाएगा, रेशमाइजेशन हो जाएगी। तो अगर लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है तो भी रेशमाइजेशन होगी, तो लिविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो इन्वर्जन कम हो जाएगी। तो अगेन लिविंग ग्रुप से भी क्या रहेगा, इन्वर्सली रिलेटेड इन्वर्जन। बोलो बात समझ आई नहीं आई। सिमिलरली अगर रेशमाइजेशन की बात कर ली जाए तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा सबके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से, तब तक आप ये नोट करिए। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, देन आराम से नोट कर लेना।
मैंने एक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जिसमें एक लिविंग ग्रुप लगा दिया, ना मैं इसको चेंज कर रही ना मैं लिविंग ग्रुप को चेंज कर रही, मैं सॉल्वेंट को बदलती जा रही हूँ, प्रोडक्ट मेरा ए ही बन रहा है। तो जब मैंने 90% वाटर 10% अल्कोहल लिया, पाथवे पी से ए बना। मैंने 80-20 कर दिया, पाथवे क्यू से ए बना। मैंने 70-30 कर दिया, पाथवे आर से ए प्रोडक्ट बना। मैं आपसे पूछ रही हूँ पाथवे पी, पाथवे क्यू, पाथवे आर में परसेंटेज रेसमाइजेशन क्या है, मतलब कौन से पाथवे में रेसमाइजेशन ज़्यादा होगी और कौन से पाथवे में रेसमाइजेशन कम होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रेसमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन तीनों चीज़ों के। तो आपको ये पता चल गया कि आप चेंज किसके कर रहे हो, सॉल्वेंट को, ना आप लिविंग ग्रुप को छेड़ रहे ना आप कार्बोकेटाइन को छेड़ रहे। तो आप इन दोनों को तो भूल जाओ, आप सिर्फ किसको देखोगे, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की। वाटर ज़्यादा पोलर या अल्कोहल, वाटर हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतनी ज़्यादा रेसमाइजेशन, क्योंकि अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे तो रेसमाइजेशन हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किस में, देन इस पे, देन इस पे, मतलब सबसे ज़्यादा रेसमाइजेशन किस में होगी, पाथवे ए में, देन पी में, देन पाथवे क्यू में एंड देन पाथवे आर में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा पी क्यू आर। बोली हाँ या ना, क्लियर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मुझे परसेंटेज इन्वर्जन देखनी है तो मैं पोलैरिटी इनमें से कौन से के बेसिस पे जज करूंगी। लेट्स से फर्स्ट टॉपिक बात करते हैं, लिविंग ग्रुप तो दोनों में सेम है, पोलैरिटी मेंशन नहीं करी सॉल्वेंट की, तो यू हैव टू लुक फॉर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, लेसर इज द परसेंटेज इन्वर्जन। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजाइलिक होगा, रेजोनेट करेगा। यहाँ पे भी जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजाइलिक होगा, रेजोनेट करेगा। पर इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे इस OCH3 का क्या लगेगा, -I, क्योंकि ये मेटा पे है। इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे इस OCH3 का क्या लगेगा, +M, क्योंकि ये पैरा पे है। +M will stabilize the benzyl carbocation. So this carbocation will be stable. So if carbocation stability increases, percentage inversion decreases. तो percentage inversion B का ज़्यादा होगा इसे। Clear? Let's talk about this. This is one very important question. A का कम होगा, देख लेते हैं। यहाँ कार्बोकेटाइन बना ना, ये कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक है, जब रेजोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, रेजोनेट करेगा, यहाँ पहुँचेगा, बट यहाँ पे भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो दो ग्रुप्स है इसको आउट ऑफ द प्लेन ले जाएंगे। तो एक बेंड ऑर्बिटल ओवरलैप होता था जो इसको स्टेबल करता था, वो अब बेंड ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन्स में आ जाएंगे। तो ये लगेगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जैसा, बट बेंड ऑर्बिटल ओवरलैप ना होने की वजह से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं ले पाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल तो परसेंटेज इन्वर्जन कम। तो अगेन बी विल हैव मोर परसेंटेज इन्वर्जन देन ए। बोलो, बात क्लियर हुई? ऑब्वियसली पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा, वो तो वहां से रेजोनेट करके पैरा पे आएगी।
बट पैरा पे जब पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया ना, तो ये इसके साथ बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लगेगा साइक्लोप्रोपाइल जैसा, बट होगा नहीं साइक्लोप्रोपाइल, मतलब साइक्लोप्रोपाइल की वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ अगेन कार्बोकेटाइन की बेसिस पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बेसिस पे परसेंटेज इन्वर्जन या परसेंटेज रेशमाइजेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली यही ऑप्शन के साथ क्वेश्चन में परसेंटेज इन्वर्जन आप पूछ के रेट ऑफ SN1 पूछे तो आप सिंपल क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में से स्टेबल ये था तो रेट ऑफ SN1 यहाँ ज़्यादा होगा, इन दोनों में स्टेबल ये था तो रेट ऑफ SN1 यहाँ ज़्यादा होगा। तो आप ये देख लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी हैंडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इन SN1। एम आई क्लियर टिल नाउ? SN2 SN1 लास्ट टाइप विच इज SNI रिएक्शन, उसके बाद तीनों को कंपाइल करके क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। SNI, देखिए SNI इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही स्मॉल क्लास है SN1 रिएक्शन की, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसके सिर्फ 2 या 4 एग्जाम्पल है। तो बस ये 2 या 4 ही ऐसे होंगे जो SNI देंगे, रेस्ट या तो सारे SN2 दे रहे होंगे या फिर सारे SN1 दे रहे होंगे। तो SNI बहुत छोटा सा है, अगर आपको 2-4 एग्जाम्पल याद है तो आपको पता है SNI क्या है। बाकी सबको कैसे चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ SN2 या फिर SN1, राइट। तो SNI का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं SOCl2 के साथ। Now some things needs to be understand. First of all, अगर अल्कोहल है आपके पास, is OH a good living group? हाँ बेटा क्लास में बैठी है ना, तो क्लास में ध्यान होना चाहिए तेरा। Is OH a good living group? No, OH is not a good living group। तो SOCl2 पहली बात तो बहुत न्यूक्लियोफिलिक भी नहीं है और ये लिविंग ग्रुप भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट कुछ रिएक्शन तो नहीं होने वाला, ये बात तो पक्की है। जब भी अल्कोहल आएगा आपको उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट करके एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना ही करना है। तो अभी मेरा टारगेट है इस डार्जन रिएक्शन में, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराना है, कन्वर्ट OH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। एंड हाउ विल दैट बी पॉसिबल? यू हैव OH जिसमें O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यू हैव SOCl2 एंड सल्फर हैज वेकेंट d ऑर्बिटल। तो इंस्टेंट ये इस पे अटैक करे, ये इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो कोई एक बॉन्ड तो तोड़ेगा। पाई बॉन्ड का टूटना आसान होता है सिग्मा बॉन्ड के तोड़ने से, तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे। देखिए क्या होगा, ROH, O पे आया पॉजिटिव क्योंकि इसका एक लोन पेयर गया है, S पे O पे आया नेगेटिव, 2 Cl है। Now the negative charge will come, Cl will leave because Cl is a good leaving group। साथ में H प्लस निकल जाएगा, क्यों? ताकि O का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। Hence Cl नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बन गया, HCl। तो ये आपको जब यहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा ROS डबल बॉन्ड Cl प्लस HCl, जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में गैस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक। आपको मिला ROSOCl। ना इसको देखो और इसको देखो, OH was not a good living group, this is a good living group। क्यों? क्योंकि इसके निकलने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट विल अंडरगो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस, मतलब जस्ट लाइक अ एल्काइल सल्फोनेट टाइप ऑफ अ थिंग। एंड दैट इज द वे कि मैं OH को एक पुअर लिविंग ग्रुप से एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। बात क्लियर हुई ना? फाइनली मेरे पास क्या आया, ROS डबल बॉन्ड OCl, ये आया। मैंने कुछ और डाला था पूरे सिस्टम में, आपने क्या डाला था? कुछ भी नहीं, सिर्फ SOCl2 डाला था, वो तो रिएक्ट करके ये बना दिया, HCl गैस है निकल गई।
तो अब क्या ऐसे ही रहेगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी हैव, दिस कैन नॉट बी अ फाइनल प्रोडक्ट एज आई हैव मेंशन्ड कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको तो निकलना है, पर ये निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, आर पे आएगा पॉजिटिव, वो पॉजिटिव लेके थोड़ी बैठेगा, समवन हैज टू हेल्प मी आउट एंड देन दिस Cl विल टेक द चार्ज। तो ये Cl अपने ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के साथ है, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस R पे अटैक करेगा, फिर ये R अपना बॉन्ड O के साथ तोड़ेगा और S डबल बॉन्ड O SO2 गैस को निकाल देगा और Cl तो इधर जुड़ गया, तो आपको मिला RCl प्लस SO2 गैस। तो फाइनल रिएक्शन इज RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस रिएक्शन हाईली फीजिबल। ये रिएक्शन हाईली फीजिबल है क्योंकि इसमें दोनों प्रोडक्ट्स गैस है। जब गैसियस प्रोडक्ट होंगे, ओपन कंटेनर में रिएक्शन करोगे, गैस लीव कर जाएगा, रिएक्शन विल बी फोर्स्ड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चार्टरली प्रिंसिपल। तो इसलिए रिएक्शन हाईली फीजिबल है एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज RCl, SO2 एंड HCl गैस। नाउ इस केस में आई डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन द सिस्टम, सम Cl internally acted as a nucleophile, therefore the reaction is known as substitution nucleophilic internal, जिसमें internally जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जब कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ना हो। और सबसे खास बात, इसमें जो Cl अटैक करता है वो अटैक करता है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब लेट्स से जो R ग्रुप आपने लिया है वो एक कायरल सेंटर है, तो आप ROH ले रहे हैं ना, ये कायरल सेंटर है, R ग्रुप ये है। जब SO2 SOCl2 के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या बनाया होगा, इसमें जो Cl है ना बेटा, अगर बैक साइड से अटैक करता तो ये H उधर चला जाता, इन्वर्जन हो जाती कॉन्फ़िगरेशन की। लेकिन अब देख रहे हो आप, ये Cl को इंटरनल अटैक करना है ना, बैक साइड के लिए तो सब बहुत दूर जाके अटैक करना पड़ेगा, इतना कैसे पॉसिबल होगा, ये भी तो बॉन्डेड है ना इस सल्फर के साथ। तो इसलिए ये क्या करता है, बहुत दूर जाके अटैक नहीं करता, यहीं से अटैक करता और निकालता है। इसका मतलब जिस साइड से ये OH जुड़ा हुआ है उसी साइड पे कौन आके जुड़ जाएगा, Cl, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप RS दोगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, OH को, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करो, 4 को इधर लेकर आओ, 3 को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, 1 को इधर लाओ, 4 को इग्नोर कर दो, 1 2 3 क्या आया, ये R है, R अल्कोहल है। जब अटैक हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, ये अगेन इसका RS दोगे तो ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4। प्रायोरिटीज एग्जैक्टली ऐसी नहीं है जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, R। तो अगर R से शुरू करोगे तो R मिलेगा, S से शुरू करोगे तो S मिलेगा। दिस इज व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Cl अटैक्स हेयर विद कंप्लीट रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। डिड यू गेट द पॉइंट? प्लीज नोट। हाँ, जब अटैक करेगा, वैसे अभी न्यूट्रल है, जब अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में अटैक करेगा ऑफ कोर्स। इज दैट क्लियर? जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, आपके सामने लिखा भी था कि SNI हैपन्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और अल्कोहल का रिएक्शन जब ROH का रिएक्शन जब SOCl2 के साथ हुआ तो हमें मिला RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, यही मिला ना। तो इस केस में ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो SNI है, और RCl जो बना है वो बना है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने डिस्कस किया था। अब लेट्स से हम क्या करते हैं, अल्कोहल में SOCl2 डालते हैं, ठीक, साथ में एक बेस डाल देते हैं pyridine PY, and what I get is the same product, RCl, SO2 gas
plus HCl gas, right? But what I find कि यहाँ पर जो RCl मिला है वो मुझे inversion of configuration के साथ मिला है, not with retention. तो दैट मीन्स समथिंग इज अगेन हैपनिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, बिकॉज अगर pyridine नहीं होता तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता, SNI. तो खाली ये pyridine डालने से रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है? लेट्स रिकॉल द मैकेनिज्म. जैसे कि हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था, OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, OH कैन नॉट लीव ऑन इट्स ओन. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट OH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप. OH को आप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हो. आपने सिंस कुछ ऐड नहीं कर रखा तो OH जो है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है, SOCl2 पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और हमें मिलता है ROH पॉजिटिव, SO नेगेटिव, Cl and Cl. We get this? ये हमें पता है. Then this negative charge will come down and a Cl negative will leave. और यहाँ से कौन लीव करेगा बेटा? H plus minus of HCl हो जाएगा. And what you get is R plus HCl. You get this? यहाँ तक तो पहले वाले में भी हो रहा था, SNI में भी यहाँ तक हो रहा था. अब pyridine का क्या रोल है? यहाँ तक तो कोई pyridine का रोल ही नहीं है. pyridine एक्चुअली क्या करेगा? pyridine क्या है बेटा? एक बेस. As soon as this HCl is formed, ये क्या है? एक एसिड. तो ये HCl के साथ बेटा क्या करेगा? pyridine रिएक्ट कर जाएगा. जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो pyridine का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, these lone pair of electrons are localized on nitrogen does not participate in resonance. तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है. pyridine ये H प्लस और Cl माइनस से यहाँ से H प्लस ले सकता है, ठीक, और यहाँ पे क्या जनरेट कर सकता है? Cl माइनस, और अपने आप HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? pyridinium ion and the Cl माइनस इज रीजनरेटेड. ना अगर ये pyridine नहीं होता तो ये HCl के फॉर्म में रहता और मैंने कुछ ऐड नहीं किया था तो ये Cl इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता, SO2 को निकाल देता. बट नाउ मुझे कोई भी इंटरनल अटैक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि pyridine ने HCl से क्या जनरेट कर दिया है? Cl माइनस. तो जब बाहर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो आप फालतू में अंदर के न्यूक्लियोफाइल को क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है. तो ये Cl नेगेटिव अब क्या काम करेगा? एज अ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल वो कहेगा भैया मैं अटैक करूंगा, तू रहने दे, यू स्टे एज इट इज, ठीक है. नाउ दिस Cl नेगेटिव जो है इस पे जाके अटैक करेगा. देखेंगे, मैं इसको वापस से लिख रही हूँ. Cl नेगेटिव जब जाके अटैक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो फ्रंट अटैक करे या बैक अटैक करे. बट फ्रंट में आप देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रुप है तो ये क्यों फ्रंट में अटैक करेगा? वो बैक साइड से अटैक करेगा. तो Cl नेगेटिव जाके बैक साइड से अटैक करेगा, दिस एंड Cl विल लिव. तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिला? RCl विद इन्वर्जन क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है, प्लस SO2 गैस, और साथ में क्या मिल गया? Cl माइनस. ये Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस pyridinium आयन के साथ, और H प्लस इसे वापस दे देगा. HCl गैस वापस से मिल गई और pyridine इज रीजनरेटेड. तो टेक्निकली pyridine इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. बट इस कैटलिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दिया कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल को बचा दिया, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर दिया जिसने बैक साइड अटैक किया. तो मतलब दिस रिएक्शन इज गोइंग वाया अ रादर देन SNI. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर डार्जन प्रोसेस का रिएक्शन आता है और कहीं पे भी एक माइल्ड बेस प्रेजेंट रहता है, चाहे pyridine हो माइल्ड बेस या कोई और तरीके का माइल्ड बेस प्रेजेंट हो, वो रहता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा. रिएक्शन SNI की वजह ना जाके SN2 से जाएगा, हेंस यू विल गेट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इधर देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ. CH3HD मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ले रही हूँ, इसे SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कर रही हूँ और pyridine नहीं डाल रही. तो मैंने क्या बोला था? रिटेंशन होगा. रिटेंशन मतलब Cl नेगेटिव वहीं जुड़ेगा जहाँ से OH निकला है, सेम. तो इसका मतलब
द प्रोडक्ट दैट आई विल गेट वुड बी दिस। तो अगर ये R है तो ये R ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी OH की फर्स्ट प्रायोरिटी थी, यहाँ पे Cl की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और बाकी सबकी प्रायोरिटी सेम रहनी है। सो इफ द प्रायोरिटीज ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल रिमेन्स द सेम देन R शुड चेंज टू S। बट यहाँ पे R को S में चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 की जगह 1 ही है प्रायोरिटी। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया, साथ में SO2 गैस मिल गया और HCl गैस मिल गया। ये बात क्लियर हो रही है सबको? सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद द R isomer you will be getting a R isomer. If you are starting with the S isomer, you will be getting a S isomer. There will be no change. That is complete. पर जहाँ तक हमने कैलकुलेट करा था ये R आ रहा था ना, तो R का R ही रहेगा। बट वहाँ पे ज़रा देखिए, अगर CH3HD OH अगर मैं यूज़ करूँ, ये कायरल सेंटर है, इसके साथ SOCl2 का ट्रीट करूँ बट एक पिरिडीन डाल दूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म विल चेंज, SN2 हो जाएगा। और जब SN2 होगा तो हमने क्या डिस्कस करा है कि बैक साइड अटैक होगा। सोचो ये OH इसके साथ जुड़ के OSOCl बना चुका है, बट Cl नेगेटिव तो यहाँ से अटैक करेगा ना, तो Cl यहाँ जुड़ेगा, H इधर हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ऐसे क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज इन्वर्जन एंड व्हाट यू विल गेट हियर वुड बी दिस वे। क्योंकि रिएक्शन किसके साथ गया है, SN2 के साथ ना। आप समझ सकते हैं OH अगर यहाँ से निकला है तो Cl उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जुड़ा है, तो अगर ये R है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा S, क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल इज द सेम, सो R विल बी कन्वर्टेड टू S। रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2 एंड इट इज गोइंग वाया, इज दैट क्लियर? क्या फ्लिपिंग? फ्लिप तो मैंने कराया ही नहीं बेटा, उसको फ्लिपिंग नहीं बोलते। यहाँ OH अगर यहाँ से निकला है तो Cl यहाँ से अटैक करेगा ना, जब Cl यहाँ से अटैक करेगा तो H इधर चला जाएगा ना, तो और Cl यहाँ जुड़ेगा, तो Cl यहाँ जुड़ा, H यहाँ हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों एक्सचेंज हो गए, तो और नंबर ऑफ एक्सचेंज हुआ, R का S बदल गया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट?